रात के 3 बजे अचानक गौरी की आंख खुली। उसने बगल में सोए नवीन की ओर देखा। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी गौरी को एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उसने पास ही के मेज पर रखे पानी की बोतल को देखा। पानी खत्म हो चुका था। वह धीरे से अपने बिस्तर से उठी और रसोई घर की ओर बढ़ गई। रसोई घर में जाकर उसने बोतल से पानी लेकर पिया। पानी पीते पीते उसे महसूस हुआ शाम को लगाया हुआ परफ्यूम अभी भी उसके हाथों में महक रहा था। नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को नवीन के हाथों में सरप्राइज गिफ्ट देखकर कितना खुश हो गई थी वो। नवीन अक्सर उसे ऐसी तोहफे देकर चौंका दिया करता था। अपना पसंदीदा परफ्यूम पाकर गौरी खुश थी। पानी पीकर न जाने क्यों गौरी अपने कमरे में नहीं गई। वह अपने घर की बालकनी में चली गई। वह रात के समय घर के बाहर देखने लगी। सब बहुत शांत था। अजीब सी खामोशी, एक सन्नाटा था हर तरफ। थोड़ी देर वह बालकनी में यूं ही खड़ी रही। उसके घर के ठीक सामने पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके आसपास के लोग अक्सर इस पेड़ के बारे में अनाप शनाप बातें बोला करते थे। वह अनजाने में ही देर तक उस पेड़ को निहारती रही। अचानक उसे ठंड का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा अब जाकर सोना चाहिए। वह अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह बालकनी का दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर आई, बंद दरवाजे के बावजूद उसे दोबारा एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इस बार हवा के झोंके के संग एक अजीब तरह की दुर्गंध भी उसने महसूस करी। उसने मुड़कर बालकनी के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर उसे एक परछाई नजर आई। परछाई देखते ही गौरी बुरी तरह से डर गई। वह नवीन को आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। डर के मारे उसकी जुबान बंद हो गई। दरवाजे पर दिखा साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा था। उसके साथ ही हवा में फैली दुर्गंध बढ़ते जा रही थी। गौरी के कदम अपने आप पीछे की ओर ले जा रहे थे उसे। अचानक वह परछाई गौरी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। गौरी ने अपना पूरा जोर लगाकर पीछे दौड़ने की कोशिश करी। घबराहट में वह सामने वाली शोकेस से जाकर टकराई और वहीं नीचे गिर गई। उसके टकराते ही शोकेस में रखी गणेश जी की मूर्ति उसकी गोद में आकर गिरी। उसके हाथों में गणेश जी की मूर्ति आते ही एक जोरदार आवाज के साथ बालकनी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और साथ ही वह परछाई अचानक ही गायब हो गई। दरवाजे की आवाज़ से नवीन की नींद खुली और वो गौरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा। गौरी की हालत देखकर वह बहुत घबरा गया था। नवीन ने गौरी को पास ही एक चेयर पर बिठा दिया। गौरी तो जैसे सुन्न सी हो गई थी। नवीन ने उसके हाथों में गणेश जी की मूर्ति लेने का प्रयास करा, लेकिन वह मूर्ति को कसकर पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद जब गौरी सामान्य हुई, तब उसने नवीन को सारी बात विस्तार में बताई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था गौरी के साथ आखिर हुआ क्या है। बाकी बची रात उन्होंने बैठे बैठे ही गुजार दी। सुबह होते ही गौरी ने जिद पकड़ ली कि वह अब इस घर में और नहीं रहेगी। नवीन ने उसे खूब समझाने की कोशिश करी कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन ना जाने क्यों गौरी मानने को तैयार नहीं थी। नवीन उसे पास ही के केला देवी मंदिर ले गया ताकि उसका डर कुछ खत्म हो जाए। मंदिर में उन्होंने पुजारी जी को रात वाला किस्सा सुनाया, तो पुजारी जी को ये जानने में देर न लगी कि आखिर माजरा क्या है। पुजारी जी ने उन दोनों को बताया कि असल में रात को गौरी का सामने किसी और से नहीं बल्कि एक पिशाच से हुआ था। अक्सर पिशाच ही
किसी व्यक्ति की विशेष सुगंध से आकर्षित होकर उनका पीछा करते हैं, और वो पिशाच ही होते हैं जो अपने साथ एक दुर्गंध लिए आते हैं। रात को गणेश जी की मूर्ति को देखकर वह पिशाच भाग गया और संकट टल गया था, वरना ना जाने क्या होता। पिशाच का नाम सुनते ही गौरी और नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किताबों में, किस्से कहानियों में जो उसने पढ़ा था या जो उसने सुना था, वो असल में सच भी होते हैं। गौरी को अपने हाथों में महकता परफ्यूम याद आया। फिर दोनों ने पुजारी से प्रार्थना करके इसका निवारण पूछा। उसी दिन पुजारी ने उनके घर जाकर पूजा पाठ करके घर की शुद्धि करवाई। बालकनी की रेलिंग में माता की चुनरी बांधकर कुछ मंत्र पढ़े। फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कुछ सामग्री रखते हुए जल अर्पण किया। गौरी और नवीन के हाथों में लाल धागा बांध उसने भी जल अर्पण करवाया। सारी विधि खत्म करके पुजारी जी ने आश्वासन दिया कि अब वह पिशाच उन्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन उस रात की बात वह गौरी कभी नहीं भूल पाएगी। दस साल की मालती अपनी 3 सहेलियों के साथ दौड़ते हुए अपनी दादी के कमरे में पहुंची। दादी जी ने दवाई लेकर पानी का गिलास नीचे रखा ही था कि इन चारों को एक साथ देख वो कहने लगी, अरे बच्चों, इतनी रात हो गई है, तुम सब अभी तक अपने घर नहीं गए? मालती ने बताया, नहीं दादी माँ, हाँ फिर भूल गई। मैंने सुबह ही तो आपको बताया था ना कि आज हमारा नाइट आउट है। दादी माँ भी अपनी छोटी सी पोती को देखते हुए बोली, इतनी सी उम्र और ये बड़ी बड़ी बातें, ना जाने नाइट आउट क्या भला है। हमारे जमाने में तो शाम होते ही सब अपने अपने घर में दुबक जाते थे। हमारी अम्मा कहती थी कि शाम के बाद बुरी शक्तियों का वास होता है हर जगह, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए इसीलिए। मालती ने कहा, ओह दादी माँ, आप तो हमेशा अपने जमाने की बातें करने लगती हो और डरती रहती हो। मेरी सहेलियां आपकी डरावनी कहानियां सुनने आई हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरी दादी माँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं और सबसे अच्छी हॉरर कहानियां होती हैं, इसलिए तो आज का नाइट आउट अपने घर पर रखा है। आज रात ये सब यहीं रहेंगी और मेरे साथ मेरे कमरे में देर तक खेलेंगी और वहीं सोएंगी। सुबह इनके पेरेंट्स आकर इनको ले जाएंगे। अब दादी माँ प्लीज़, अब देर मत करो, कोई एकदम डरावनी भूत वाली स्टोरी सुना दो प्लीज़ दादी माँ। सब बच्चों के जिद के आगे दादी माँ की एक ना चली। उन्होंने सबको अपने आसपास बिठाते हुए कहा, अच्छा अच्छा बच्चों, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एक चुड़ैल, एक डैन की कहानी सुनाती हूँ जिसके पैर उल्टे थे। मालती की एक दोस्त मीनू कहती है, उल्टे पैर वो कैसे होते हैं? अरे हाँ हाँ बेटा, उल्टे पैर, चुड़ैल के पैर उल्टे ही होते हैं, वही उसकी निशानी होती है, एड़ी सामने और उंगलियां पीछे। अच्छा अब सुनो, बीच में टोकना मत। बहुत समय पहले की बात है, हमारे गांव में एक लोहार रहता था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो कुछ लोहे के बर्तन, लोहे की दूसरी वस्तुएं बनाकर बेचता था। ये काम तो वह सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करता था। उसकी असल रुचि तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में थी। वो एक अकेली जान था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। जब मर्जी होती तो दुकान चलाता और जब मर्जी होती तो गांव के कब्रिस्तान में जाकर एक बाबा से तंत्र मंत्र की विद्या सीखता था। उसके गुरु बाबा ने उसे कई तरह की विद्याएं सिखाई थी, साथ ही भूत प्रेत डायन चुड़ैल आत्मा, इन सबको कैसे पहचानना है और कैसे वश में करना है यह भी सिखाया था। एक दिन गुरु बाबा उसे उल्टो पैरों वाली चुड़ैलों के बारे में बता रहे थे, साथ ही उसे सावधान भी कर रहे थे कि ये चुड़ैल बड़ी सयानी होती हैं, आसानी से किसी को भी चकमा दे सकती हैं, अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना शिकार चुनती हैं। लोहार बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। गुरु बाबा के मुताबिक
अगर चुड़ैल की चीर यानी उसका दुपट्टा या साड़ी चुड़ैल से अलग हो जाए तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, और जब तक तुम्हारे पास वो चीर यानी कि चुन्नी है तब तक वो एक आम स्त्री की तरह बर्ताव करके तुम्हारी सारी बातें मानेगी। अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य लोहार को देकर गुरु बाबा तपस्या करने वन में चले जाते हैं। इधर लोहार की जिंदगी पहले की तरह गुजरने लगती है। एक दिन लोहार किसी दूसरे गांव जाता है। लौटते हुए उसे काफी देर हो जाती है। वो धीरे धीरे जंगल की पगडंडियों से होता हुआ अपने गांव आता रहता है। अंधेरा भी होने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़कर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता है। लोहार अपने गुरु बाबा को याद करता है और अपने गले में बड़ी लोहे की चैन को कसकर पकड़ता है। उसे पता था कि लोहे से कुछ देर तक बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सकता है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो रुक जाता है और आवाज की ओर बढ़ता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक औरत दुपट्टा ओढ़े पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। लोहार ने उसे आवाज दी और पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कुछ नहीं कहा। लोहार को गुरु बाबा की बात याद आई, चीर वाली बात। उसने आओ देखा ना ताओ उस औरत की चुन्नी झटके से अपने हाथों में ले ली। अपना दुपट्टा छीनने से औरत सहम गई और अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाने लगी। फिर उठते हुए कहने लगी, बाबूजी, ये क्या किया आपने? मेरा दुपट्टा दे दीजिए। लोहार ने कहा, नहीं, पहले बताओ कि तुम कौन हो? कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? औरत ने रोते हुए कहा, मैं अभागन हूँ बाबूजी। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं एक चुड़ैल हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास इस जंगल के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। लोहार ने कहा, ऐसे ही तो कोई किसी को चुड़ैल नहीं कहता, जरूर कोई बात होगी। बात तो है, लेकिन मुझे डर है अगर मैंने आपको बताया तो आप भी मुझे डायन या चुड़ैल समझ बैठोगे। नहीं, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरी सहायता अब कोई नहीं कर सकता। दरअसल जन्म से ही मेरे दोनों पाँव उल्टे हैं। जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ को सब कोसते थे, ये कहकर कि एक चुड़ैल को जन्म दिया है। बस तब से लेकर आज तक जब भी कोई ये बात सुनता है तो मुझे डायन या चुड़ैल कहता है। लोहार को औरत की बात सुनकर उस पर दया आ गई। वो उसकी मधुर वाणी सुन अपने बाबा की कुछ बातें भूल गया, लेकिन अभी भी उस औरत का चीर यानी दुपट्टा लोहार के हाथों में ही होता है। वो बात उसे अच्छे से याद रहती है। सुनो, मुड़कर जरा अपने आप को दिखाना, मैं भी तो देखूं तुम सच कह रही हो या झूठ। कैसे मुड़ जाऊं? मेरा दुपट्टा तो आपके हाथ में है। कुछ सोचकर लोहार दोबारा कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी मुड़ जाओ। औरत मुड़कर धीरे धीरे लोहार की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले वो उसके उल्टे पैर देखता है। वो तो सच में उल्टे हैं। फिर लोहार औरत को देखता है। कितनी गोरी सुंदर, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, सुर्ख लाल होठ, काले घने लंबे बाल। उसका यौवन देख लोहार उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो सच में एक साधारण सी स्त्री है। शायद इसके पैर जन्म से ही ऐसे हैं, जिसकी वजह से बेचारी पे बहुत अत्याचार हुए हैं। लोहार उस औरत को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है, लेकिन यह भी कहता है कि किसी को उसके इन उल्टे पैरों की खबर नहीं होनी चाहिए। औरत भी मान जाती है, लेकिन वो अपना दुपट्टा मांगने लगती है। उसके लाख बार कहने के बाद भी लोहार उसे उसका दुपट्टा नहीं देता। वो उसे एक गमछा देकर कहता है कि अभी से काम चला लो, बाद में उसे नई साड़ियाँ और दुपट्टा दिलवा देगा।
और फिर दोनों लोहार के घर चले जाते हैं। कुछ दिन साथ रहने के बाद लोहार उस औरत से शादी कर लेता है। समय बीतता जाता है, उनके 2 बच्चे भी होते हैं। फिर एक दिन वो औरत लोहार से कहती है, अब तो इतने साल बीत गए हैं, मैं आपके साथ रहती हूँ, हम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, अब तो मुझे दुपट्टा दे दीजिए, उससे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। लेकिन लोहार को इस बार अपनी पत्नी पर विश्वास हो जाता है और वो उसे वो दुपट्टा दे देता है। जैसे ही औरत के हाथ में वो दुपट्टा आता है, वो भयानक रूप लेकर जोर जोर से हंसने लगती है। मूर्ख लोहार, तूने क्या सोचा था? तू सारी जिंदगी मुझसे बच पाएगा? लोहार इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरे बच्चे। औरत अभी भी जोरदार से हंसती जा रही थी। लोहार तेजी से भागते हुए सोते हुए बच्चों की ओर बढ़ता है। वो कंबल उठाकर देखता है, वहां सिवाय काली राख के कुछ नहीं था। चुड़ैल हंसते हुए लोहार की ओर बढ़ती है और एक तेज आंख के गोले की तरह उसके शरीर के आर पार निकलकर चली जाती है। लोहार का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। अपनी कहानी खत्म करके दादी माँ ने चारों बच्चों को देखा। वो चारों बच्चे डर के मारे कंबल में दुबक कर कब की सो गई थी। दादी माँ ने भी कहा, अच्छा हुआ सो गई, आज कुछ ज्यादा ही डरावना सुना दिया था मैंने। शमिता गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक रही थी। शालू अम्मा जानती थी कि वो अपने आंसू छुपा रही थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हो चुका है। दादाजी की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अभी घर वाले इस बात से उभरे नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने घर को हिलाकर रख दिया था। शमिता के होने वाले ससुराल वालों ने उसकी सगाई तोड़ दी थी। राजीव का सिर्फ आई एम सॉरी वाला मैसेज देख शमिता बिखर चुकी थी। रिश्तेदारों से पता चला कि राजीव की माँ किसी गुरु बाबा के पास गई थी, जिन्होंने शमिता की कुंडली देखकर यह बताया था कि भविष्य में इस लड़की पर किसी आत्मा का साया मंडराएगा। आत्मा का नाम सुनते ही राजीव की माँ ने शादी से इनकार कर दिया। शमिता राजीव से कई सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मन के अंदर भरे गुस्से ने उसे रोक रखा था। इसी बीच दादाजी की वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि गांव की उनकी पुरखों की हवेली शमिता के नाम पर कर दी गई है। शमिता ने इससे पहले कभी उस हवेली के बारे में सुना नहीं था। जब उसने माँ से पूछा तो पता चला बरसों पहले, उनकी शादी से पहले से ही दादाजी अपने परिवार के साथ शहर आ गए थे और शादी के बाद उसके पिताजी ने हवेली के बारे में कभी कुछ ज़्यादा कहा नहीं, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं था। शमिता ने कई बार अपने पिताजी से उस हवेली के बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार बात टाल देते थे। फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शमिता 2 दिन से कुछ कमजोरी महसूस कर रही थी। एक बार तो उसे चक्कर भी महसूस हुए, जिसका उसको डर था। वही हुआ, वो माँ बनने वाली थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजीव पर कितना भरोसा किया था उसने। कुछ ही महीनों में शादी हो जाएगी, इस बात से राजी शमिता समझ ना सकी कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही है। घर में जब सबको पता चला तो जैसे तूफान सा आ गया। पिताजी ने बेटी पर हाथ तक उठा लिया। माँ ने तो बस कैसे भी करके इस आफत से छुटकारा पाना चाहा। एक बार शालू अम्मा थी जो शमिता को संभाल रही थी। शालू अम्मा थी तो शमिता की दाई माँ, लेकिन माँ जैसा प्यार दिया था उन्होंने बचपन से शमिता को। शमिता फैसला कर चुकी थी। उसने घर वालों से कहा वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। पिताजी ने सुनते ही घर के बाहर का रास्ता उसे दिखा दिया। शमिता को भी कठोर होते हुए अपने पिताजी से कहना पड़ा। दादाजी ने जो हवेली उसके नाम की है,
वो अब उसकी मालकिन है और वहीं जाकर वो अपने बच्चे को जन्म देगी। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ ने जाते वक्त शालू अम्मा को शमिता के साथ भेज दिया था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शालू अम्मा ने शमिता से कहा, आंसू पहुँच ले बेटी, अब जब फैसला कर ही लिया है तो अपने आप को संभालो। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई थी। शमिता ने अपनी बैंक की नौकरी में कुछ सर्विस कर ली थी। आज वही उसके काम आने वाली थी। उनकी कार एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। कैब ड्राइवर ने बताया कि दिए हुए पते पर वह पहुंच चुके हैं। गाड़ी से उतरकर शमिता ने हवेली की ओर देखा। रात के अंधेरे में हवेली बड़ी ही डरावनी दिख रही थी, जैसे पुरानी हॉरर फिल्मों में दिखती है, बिल्कुल वैसे ही। हवेली देखकर शालू अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी बड़ी हवेली और वो 2 महिलाएं। शालू अम्मा ये सोच रही थी कि कैसे यहाँ गुजारा हो पाएगा। यही सब सोचते हुए शालू अम्मा और शमिता हवेली के चारों ओर देखने लगी। तभी एक आदमी हाथ में लालटेन लिए उसके पास आ गया। छोटी मालकिन, राम राम। हम हरिया इस हवेली की देखभाल करते हैं। बड़ी मालकिन का फ़ोन आया था, आप आ रही हैं, उन्हें बताया था। हमने हवेली में साफ सफाई करा दी है। आप लोग अंदर जाइए, हम सामान लेकर आते हैं। शमिता को हरिया को देखकर राहत मिली। इस वीराने में कोई तो है जिसे वो कुछ काम पड़े तो बुला सके। इस बात से ही वो संतुष्ट हो गई। अंदर जाते हुए शमिता की नज़र गेट पर लगे बोर्ड पर पड़ती है। उस पर शायद हवेली का नाम लिखा था, जिसे सफ़ेद पेंट से रंग दिया था। पहला शब्द तो दिखा नहीं, लेकिन आगे महल लिखा हुआ था। वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं। खूबसूरत पेंटिंग और मूर्तियों से सजी हवेली बड़ी ही भयानक नजर आ रही थी। शमिता ने सोचा, 7-8 कमरे तो आराम से होंगे इस हवेली में। हॉल से ऊपर जाती दोनों तरफ की सीढ़ियों पर लाल कालीन बिछी हुई थी। काफी देर तक शमिता हवेली के हर हिस्से में घूमकर देखती रही। शालू अम्मा हरिया के साथ सामान लाने गई थी। कैब वाला उस समय तक जा चुका था। हरिया ने अपनी बीवी गौरी को खाना बनाने के लिए कह रखा था। शमिता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। देखा दोनों तरफ 2-2 कमरे थे, जिसमें से 3 कमरे खुले हुए थे और एक कमरा बंद था। न जाने क्यों शमिता उस बंद कमरे की तरफ ही सबसे पहले गई। कमरा काफी बड़ा था। कमरे में सुंदर सा गोलाकार बेड था। साइड में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल, जिसमें बहुत बड़ा आईना लगा था। ड्रेसिंग टेबल के बाद एक खिड़की थी, जिससे सामने वाला गेट और कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। उसी खिड़की से लगकर कपड़े रखने की अलमारी थी। कमरे के दूसरी तरफ एक मेज रखी थी, जिस पर नाइट लैंप और कुछ किताबें रखी थी। शमिता ने सोच लिया था कि वो इसी कमरे में रुकेगी। शालू अम्मा ने शमिता के कहे मुताबिक उसका सामान उस कमरे में रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने फ्रेश होकर खाना खाया। खाना हरिया ही लेकर आया था। गौरी के बारे में पूछने पर उसने कहा, मालकिन, मेरी औरत पागल है। कहती है शाम के बाद हवेली में पाँव नहीं रखेगी। सुबह चाहे जो भी काम करवा लो। ऐसा क्यों? अरे मालिक, अनपढ़ गंवार है मेरी औरत। कहती है कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं उस हवेली में। अब छोटा सा गांव और जंगल का इलाका है। कोई जानवर कभी चिल्लाया होगा तो डर गई। आप उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोई भी काम हो, हम कभी भी हाजिर हो जाएंगे। शालू अम्मा को चापलूस हरिया कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इस वीराने में वही एक था जो उनकी मदद कर सकता था। खाना खाते ही दोनों सोने गईं। दिन भर की थकान तो थी ही। शालू अम्मा ने शमिता के ठीक बगल वाले कमरे में अपना सामान रखा था। बिस्तर पर लेटते ही शमिता को नींद लग गई। आधी रात को अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर उठी। उसे लगा वो सपना देख रही थी। तभी फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई।
साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई छत से नीचे कूद गया हो। शमिता छत से उठी। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा, छत की, और वहां पर कोई नहीं था। वो शालू अम्मा के कमरे में गई, लेकिन वो तो बड़े चैन से सोई हुई थी। शमिता ने उन्हें जगाया नहीं। वो अपने कमरे में आई और साइड वाली मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर रखी किताबों में एक डायरी थी। शमिता ने उस डायरी को खोला। उस पर नाम लिखा था स्नेहा। थोड़ी देर वो डायरी पढ़ती रही। किसी स्नेहा ने लिखी थी, उसकी और राज की मुलाकात के बारे में। डायरी पढ़ते पढ़ते शमिता को नींद से आने लगी थी। वो अपने बेड पर जाकर सो गई। सुबह उठकर उसने रात का वाकया शालू अम्मा को बताया, पर उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दिया था। दूसरे दिन भी यही सिलसिला चला। आज स्नेहा की डायरी में उसने उसके और राज के बीच की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में लिखा था। डायरी पढ़ते पढ़ते न जाने क्यों शमिता को राजीव की याद आ गई, और साथ में आंसू भी। तीसरे दिन भी आधी रात के बाद एक डरावनी सी चीख से शमिता की आंख खुली। अब उसे होने वाली सांस की बात याद आई। कहीं कोई आत्मा तो। अगले दिन ही उसने हरिया को बुलवाया। उस दिन हरिया आया था अपनी बीवी को लेकर। गौरी ने शमिता से खूब सारी बातें करी। बातों बातों में शमिता ने उससे पूछा, ये स्नेहा कौन है? गौरी ने बड़ी हैरानी से कहा, आप नहीं जानती? ये कैसे हो सकता है? वो भी तो इस घर की बेटी थी। गौरी की बात सुन शमिता और शालू अम्मा एक दूसरे की ओर देखने लगे। आगे गौरी ने बताया, हमारी सासू माँ ने इस हवेली की कई सालों तक सेवा की थी। उन्होंने हमको सब बताया था, स्नेहा के बारे में भी। वो आपकी बुआ थी, क्या आप नहीं जानती? आगे पूछने पर गौरी ने बताया, इस नेहा जी बड़े मालिक यानी आपके दादा की लाडली बेटी थी, लेकिन उनसे एक भूल हो गई थी। वो गांव के किसी लड़के से प्यार करती थी, और जब बड़े मालिक को ये पता चला कि वो बिन ब्याही माँ बनने वाली हैं, तो आनन फानन में उनकी शादी तय कर दी। वो लड़का तो गांव से गायब हो गया। लोग कहते हैं बड़े मालिक ने उसको मरवा दिया। कहते हैं इसी वजह से आपकी बुआ ने, मतलब स्नेहा ने, छत से कूदकर जान दे दी थी। बात छिपाने के लिए उसे यही हवेली के पीछे दफना दिया गया। उसके बाद आपके दादाजी ने यह हवेली छोड़ दी और वो शहर जाकर बस गए। लेकिन अक्सर लोगों को इस नेहा की आत्मा छत से कूदते हुए दिखाई देती है, और चीखें भी इस हवेली में गूंजती रहती हैं। लेकिन एक बात है, आपकी बुआ की आत्मा ने आज तक किसी को डराया नहीं। वो बस दुखी हैं, अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। शमिता गौरी के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी कोई बुआ भी थी। उसने अपने माँ पापा को फ़ोन करा। पिताजी तो नाराज़ थे, लेकिन माँ ने बात कर ली। कहने लगी, इसी बात का डर था, वहाँ जाकर तुझे ये सब पता चल जाएगा। अब समझी तेरे पापा क्यों तुझसे नाराज़ हैं। लेकिन पापा भी तो दादाजी की तरह बर्ताव कर रहे थे। क्या क्या वो भी यही चाहते हैं कि मैं भी बुआ की तरह? वो आगे कुछ कहती, इससे पहले पापा ने फ़ोन ले लिया और रोते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हें स्नेहा महल की दूसरी स्नेहा नहीं बनने दूंगा बेटा। तू इस बच्चे को जन्म देना चाहती है तो मैं उसे अपना नाम दूंगा। मेरी बच्ची, अब वापस आ जा। शमिता भी अपने पापा की बात सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, लव यू पापा, आ जाऊंगी, बस यहाँ कुछ काम बाकी है, उसे निपटा कर आ जाऊंगी। उस रात शमिता बहुत खुश थी। उसे जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को अचानक फिर वही चीख। वो डरी हुई थी, लेकिन आज उसे अपने बुआ से बात करनी थी। कहीं ना कहीं उसकी और उसके बुआ की कहानी मिलती जुलती थी। वो बिस्तर से उठने वाली थी कि सामने रखी कुर्सी हिलने लगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, बुआ,
स्नेहा बुआ, मैं शमिता हूँ, आपके छोटे भाई की बेटी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बुआ, प्लीज़ मेरे सामने आइए। मैं जानती हूँ आप यहीं हो। शमिता ने एक बार चारों कमरे में देखा और नज़र दौड़ाई। तभी सामने वाली मेज के पास एक साया उसे नजर आया। उसने देखा उसकी बुआ और उसकी शक्ल कुछ मिलती जुलती थी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था। आज मैं भी उसी दोराहे पर खड़ी हूँ। मुझे तो आपके बारे में पता भी नहीं था। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे शायद कभी पता चलता भी नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों अपने आखिरी वक्त में दादाजी टूट से गए थे। शायद उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे भी वो आपकी छवि देखते होंगे और इसीलिए उन्होंने जाते वक्त ही हवेली मेरे नाम कर दी थी। एक लंबी खामोशी के बाद स्नेहा की आत्मा ने कहा, मैंने तो एक बार मरने के लिए छत से छलांग लगाई थी, लेकिन पिताजी की नाराजगी ने मुझे कभी शांति से जीने नहीं दिया। मैं हर रोज छत से कूद कर मर रही हूँ। अब मैं थक गई हूँ शमिता, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। कहते हुए वो साया एक रोशनी के गोले में बदल जाता है। शमिता उस गोले का पीछा करती है। वो रोशनी उसे हवेली के पीछे वाले बगीचे में ले जाती है और एक पेड़ के पास जमीन में ले जाती है। शमिता को पता लग जाता है यहीं पर उसकी बुआ का शरीर दफन है। दूसरे दिन शमिता स्नेहा के शरीर को निकालकर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाती है। फिर गेट पर लगे बोर्ड को फिर से नया बनवाकर स्नेहा महल नाम का बोर्ड लगवाती है। कुछ ही महीनों बाद स्नेहा महल में किसी के चीखने की आवाज़ें नहीं, बल्कि नन्ही सी परी की किलकारियों की आवाज़ें गूंज उठती हैं। शमिता ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया था। स्नेहा महल की स्नेहा फिर एक बार हवेली में लौट आई थी। जेम्स और मारिया अपनी दो छोटी छोटी बेटियों के साथ गोवा में रहते थे। जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता था। मारिया घर से ही फैक्ट्री के कुछ लोगों के लिए टिफिन बनाने का काम करती थी। दोनों बेटियां जैनी और सिमी दोनों स्कूल में पढ़ती थीं। मारिया ने दोनों बेटियों को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। दरअसल छोटी बेटी सिमी के पैदा होते ही उनकी माँ जेनिफर ने दम तोड़ दिया था। जेम्स के लिए दोनों बच्चों की परवरिश, फैक्ट्री का काम, ये सब अकेले देखना संभव नहीं था। थका हारा जेम्स जब भी फैक्ट्री से घर आता तो उसे किसी जीवन साथी की जरूरत महसूस होती। ऐसे में उसकी मुलाकात मारिया से हुई। मारिया का नेक दिल, मिलनसार स्वभाव जेम्स को भा गया। उसने शादी के लिए पूछा तो मारिया भी मान गई। जैनी और सिमी, इन दोनों जैसी प्यारी प्यारी बेटियों को पाकर मारिया भी खुश थी। जेम्स का परिवार अब भी काफ़ी पूरा हो गया था। उनके घर के ठीक सामने मार्था नाम की औरत रहती थी। मार्था बड़ी ही अजीब औरत थी। वो हमेशा काले कपड़ों में ही रहती। उसका चेहरा भी बड़ा अजीब था। बड़ी बड़ी आंखें और गालों पर जलने के निशान थे। एक आम इंसान एक बार तो उसे देखकर डर ही जाए। कई बार आसपास के लोगों ने उसकी शिकायत भी करी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की, उनके साथ या उनके परिवार वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो जाता था। उसके बाद से लोगों ने मार्था से बातचीत करना बंद कर दिया था। उसके घर के आसपास भी जाने से लोग डरते थे। कई बार लोगों का मानना था कि वो तंत्र मंत्र और जादू टोना करके शैतानों को बुलाती है, और ऐसा लोगों ने कई बार देखा भी था। मारिया ने भी अपनी बेटियों को मार्था से दूर रहने की सलाह दी थी। सिमी तो छोटी थी, वो तो मार्था को देख के डर जाती थी, लेकिन जैनी को अक्सर ये जिज्ञासा लगी रहती थी कि आखिर यह मार्था नाम की औरत करती क्या है। लेकिन मारिया और जेम्स ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो गलती से भी मार्था के घर की ओर जाने की हिम्मत ना करें। एक दिन मारिया किचन में टिफिन बनाने में व्यस्त थी। जैनी और सिमी बाहर आंगन में खेल रहे थे।
जैनी को अभी ये बच्चों वाले गेम्स पसंद नहीं आते थे, पर मारिया काम में बिजी थी, तो सिमी का ध्यान तो उसे रखना था। वो दोनों बॉल के साथ खेल रही थी। अचानक बॉल हवा में उछलकर मार्था के घर के आंगन में जा गिरी। जैनी ने सिमी से वहीं रुकने को कहा और वो खुद बॉल लेने मार्था के घर के आंगन में चली गई। तभी उसे घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। उसने सोचा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए। वो दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा खुला था। बिना किसी आहट के वो अंदर चली गई। सामने ड्राइंग रूम तो सामान्य सा ही था, लेकिन अंदर जाते ही तेज दुर्गंध आने लगी। फिर भी जैनी रुकी नहीं। उसने देखा ड्राइंग रूम से कुछ सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए थीं और उन सीढ़ियों के नीचे एक दरवाज़ा और था। उस दरवाजे के पास आते ही आवाज़ें तेज हो गईं। जैनी ने धीरे से दरवाज़ा धकेला तो वो खुल गया। वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं, जैसे किसी तहखाने की सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं, बस 5-6 सीढ़ियाँ उतरते ही एक कमरा नजर आया। जैनी नीचे उतरती है और सामने का दृश्य देखकर डर जाती है। 4-5 लोग जो काले कपड़ों में गोल घेरा बनाए एक अजीब सी मूर्ति के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे भी काले पर्दे से ढके हैं। हर तरफ आग की मशालें जल रही हैं। मूर्ति के ठीक सामने भी आग जल रही है और मार्था उसी आग के सामने बैठे कुछ मंत्र बोले जा रही है। अचानक मार्था पलटकर जैनी की ओर देखती है। मार्था की बड़ी बड़ी आंखें देखकर जैनी बुरी तरह डर जाती है। वो भागते हुए घर से बाहर निकलती है और अपना बॉल लेकर घर लौट आती है। उसकी हालत देखकर मारिया उससे कारण पूछती है, लेकिन जैनी उसकी बात को टालते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर मार्था के इर्द गिर्द खड़े लोगों से 2 लोग दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मार्था उन्हें रोक लेती है। वो उनसे कहती है, ये सही समय नहीं है, हमें 2 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा। मार्था असल में शैतान की पुजारन है। वो किसी भी तरह शैतान को खुश करके शैतानी ताकत हासिल करना चाहती है, जिसके बलबूते पर वो धीरे धीरे शैतान का साम्राज्य वापस लाना चाहती है। उसके मुताबिक 2 महीने बाद आने वाली बड़ी अमावस्या की रात, जब वो किसी 16 वर्षीय कुंवारी लड़की की बलि देकर अपने शैतान देवता को खुश करेगी, तब उसे शैतान खुश होकर अपनी शैतानी ताकत का तोहफा देंगे। मार्था की कई दिनों से जैनी भरी नजर थी। वो जानती थी 2 महीने बाद जैनी भी 16 वर्ष की हो जाएगी। जैनी उसके लिए शैतानी दुनिया की चाबी थी। उसकी बलि चढ़ाकर वो शैतानी दुनिया बसाने की शुरुआत करने वाली थी। उस दिन जैनी ने जो कुछ हुआ वो देख लिया था, लेकिन उसका जिक्र घर में किसी से नहीं किया। लेकिन संडे को जब वो अपने परिवार के साथ चर्च गई थी, तो उसने फादर जोसेफ को इसके बारे में बताया। फादर जोसेफ को मार्था के मंसूबे का पता नहीं था, लेकिन जो जैनी ने देखा वो कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने जैनी की बात सुनी और उसे आश्वासन दिया कि गॉड के रहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ठीक करेंगे। जैनी अब कुछ ठीक महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद वो कभी मार्था के घर की ओर नहीं गई, लेकिन उसे एहसास होता रहता था जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है। दिन बीतते गए। 2 महीने बाद की बात है। जैनी का जन्मदिन था। जेम्स ने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें फादर जोसेफ भी आए हुए थे। फादर जोसेफ ने उस दिन मारिया को उसकी बेटी की जान खतरे में होने का अंदेशा पहले ही दे दिया था। उनकी बात सुन मारिया ने जैनी को अपना एक चेन गिफ्ट किया, जिसमें एक क्रॉस का लॉकेट हुआ था। मारिया ने उसे जैनी के गले में डालते हुए कहा, इसे कभी अपने गले से मत उतारना। जैनी के जन्मदिन के 2 दिन बाद ही अमावस थी। शाम को अचानक फैक्ट्री से फ़ोन आया कि जेम्स का एक्सीडेंट हो गया है। मारिया अपना सारा काम छोड़कर फैक्ट्री जाने के लिए निकल रही थी। सिमी को रोता देख मारिया ने उसे भी अपने साथ ले लिया। जैनी को घर का और खुद का ध्यान अपने आप रखना था। मारिया के जाते ही जैनी टीवी लगाकर बैठी थी।
कि तभी उसके घर की घंटी बजी। उसने देखा कि सामने मार्था खड़ी थी। जैनी उसे देखकर थोड़ा डर गई थी, लेकिन मार्था ने मुस्कुराते हुए उसकी माँ के बारे में पूछा। पहली बार मार्था के डरावने चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जैनी को कुछ राहत मिली। जैनी ने कहा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। मार्था ने उससे कहा, वो इस सौतेली माँ के बारे में नहीं पूछ रही है, वो उसकी असली माँ के बारे में बात करने आई है। तुमने तो उस दिन मुझे तंत्र मंत्र पढ़ते हुए देख लिया था, अब तुमसे क्या छुपाना। तुम्हारी माँ, मेरा मतलब है जेनिफर, मेरे सपनों में अक्सर आती है, तुमसे बात करना चाहती है। क्या तुम अपनी सगी माँ से बात नहीं करना चाहोगी? अपनी माँ का नाम सुनकर जैनी भावुक हो जाती है। क्या आप मेरी बात करवा सकती हो मेरी माँ से? मार्था की डरावनी आंखें चमक उठी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। जैनी ने जैसे ही मार्था के साथ जाने के लिए कदम बढ़ाए, मार्था ने उसके गले का लॉकेट देख लिया। दूर होते उसने कहा, ठहरो, अपनी सौतेली माँ का दिया हुआ ये तोहफा उतार कर चलो, वरना तुम्हारी माँ की आत्मा तुमसे मिलने से मना कर देगी। आपको कैसे पता कि ये मेरी माँ ने दिया है? वो वो मैंने उन्हें खरीदते वक्त देख लिया था। जैनी ने लॉकेट उतार कर वहीं टेबल पर रख दिया और शैतान की पुजारन मार्था के साथ उसके घर चली गई। इधर मारिया जब फैक्ट्री पहुंची तो देखा जेम्स बिल्कुल ठीक था। वो फादर जोसेफ, जो उसे वहीं गेट के पास मिल गए, उनसे बातें करते हुए घर की ओर ही आ रहा था। मारिया ने उसे फ़ोन कॉल के बारे में बताया। फादर जोसेफ ने उसे जैनी के बारे में पूछा। जब मारिया ने कहा कि वो घर पर अकेली है तो कुछ सोचते हुए फादर जोसेफ ने उन्हें जल्दी घर चलने के लिए कहा। जाते जाते उन्होंने फैक्ट्री से एक फ़ोन किया और जेम्स के साथ उसके घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जैनी घर पर नहीं थी। फादर जोसेफ की नज़र टेबल पर पड़ी जो वहाँ पर लॉकेट रखा था, और उन्होंने कहा, हो नो, आज अमावस की रात है, जैनी की जान खतरे में है। अभी वो घर से बाहर निकले ही थे कि 4 पादरियों का समूह, जिनके हाथ में बड़ा बड़ा क्रॉस, बाइबल और पवित्र पानी की बोतलें थीं, वो अभी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने फादर से बुलाने का पूछा तो फादर ने उन्हें सारी बात बता दी। फादर जोसेफ ने जेम्स को उसके पूरे परिवार के साथ घर में रहने को कहा और उनके घर के चारों ओर पवित्र पानी का छिड़काव किया। फिर वो अपने चारों साथियों के साथ मार्था के घर की ओर निकल पड़े। जैनी को ढूंढते हुए वो लोग नीचे एक कमरे में पहुंचे। जैनी को एक टेबल पर शैतान की मूर्ति के ठीक आगे लिटाया गया था। मार्था और उसके 4 अनुयायी जैनी के चारों ओर घूमते हुए मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी फादर जोसेफ ने पवित्र पानी से शैतान के सामने जल रही अग्नि को बुझा दिया। अपने अनुष्ठान में विघ्न आते देख मार्था ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वो फादर जोसेफ की ओर बढ़ी, लेकिन पवित्र क्रॉस के आगे उसकी शक्ति नहीं चली। चारों पादरियों ने बाइबल खोल जोर जोर से कुछ पंक्तियां पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ वो हर जगह पवित्र पानी छिड़कते गए। मार्था और उसके साथी तड़पने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। धीरे धीरे मार्था और उसके साथियों का शरीर गर्म होने लगा और थोड़ी देर में उसके शरीर जलने लगे। अब तक जैनी होश में नहीं थी। फादर जोसेफ ने उसके सर पर क्रॉस का स्पर्श करते ही वो होश में आ गई। उसने देखा सामने मार्था और उसके साथियों की राख पड़ी थी। कमरे में मौजूद शैतान की मूर्ति अपने आप पिघलकर नीचे जमीन पर रेत की तरह फैल गई। अचानक से सब शांत हो चुका था। शैतानी ताकतों का नाश हो चुका था। ये कहानी मुझे विष्णु भाई ने भेजी है, जिनके चाचा के लड़के के साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। इस कहानी को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी। और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए इसे पूरी देखना। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना पेश करना चाहता हूँ। ये घटना
मेरी चाची के बेटे, जिसका नाम संजय है, उसके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मेरी चाची सोनीपत के मेडिकल कॉलेज के पास हैलेट में रहती थी। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगज़ीन कॉर्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान भी थी और वो शहर में न्यूज़पेपर के सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से फेमस वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और अच्छे व्यवहार की परिभाषा थी। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को करते थे। हैलेट में रहने के कारण वो लोग सोनीपत मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। संजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने संजय भैया को पीछे बिठा रखा था और वो दोनों वही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर साइकिल से घूम रहे थे। फिर वो वहाँ पर घूमते घूमते मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल जो कि पहचान के थे उनसे कुछ बातें करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर संजय भैया अभी भी बैठे हुए थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक संजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों ने सोचा कि शायद संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर गया होगा। उन्होंने उन्हें उठाया और घर पर ले आए। घर आने पर चाची जी ने उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। संजय, संजय। सब आस पास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसीलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और चाचा जी भी भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर ने सारी पूछताछ करी और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही शरीर पर छोटी खरोचों के सिवा कोई बड़ा जख्म था। सांसें फिर से उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन के लिए मास्क। जर्मनी की हसीन शाम में एक आदमी हाथ में एक सूटकेस लिए अपनी घड़ी देखते हुए और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए कहीं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मानो कोई बहुत जरूरी काम में उसे देरी हो गई हो। चलते चलते वो आदमी एक सुनसान पड़े चर्च की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। ये चर्च जंगल से थोड़ी दूर था। आदमी चलते चलते ही अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है जो गोल आकार का था, जिस पर एक त्रिकोण बना हुआ था, मीन्स ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के अंदर एक आग बनी हुई थी। वो आदमी इस लॉकेट को अपने गले में पहन लेता है और चर्च की ओर बढ़ने लगता है। चर्च के सामने कई महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और कई नकाब लगाए सिपाही थे जो हथियार लेकर सुरक्षा कर रहे थे। उसमें से एक सिपाही को ये आदमी एक लॉकेट दिखाता है और उस आदमी को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड्स बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारे से इस आदमी को अंदर जाने देने का इशारा करते हैं। चर्च के अंदर जाने से पहले यह आदमी अपना फोन, घड़ी और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उतार कर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा देता है और अपनी सूटकेस से एक हुडी वाला कोट निकालता है। उस कोट के पीछे भी वही निशान था जो लॉकेट के ऊपर था।
कोट पहनते हुए यह आदमी अंदर जाने लगता है। चर्च में जाते ही वो आदमी चर्च के एक सुनसान पड़े कमरे में जाता है और दीवार पर लगी एक जगह पर अपने गले का लॉकेट रखता है। लॉकेट के रखते ही एक कंप्यूटर वाली आवाज़ आती है, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, वेलकम विलियम्स। और इस आवाज़ के साथ एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है जिसके पीछे भी एक आधुनिक हॉल था, मीन्स की बड़ा सा हॉल था। विलियम के अंदर जाते ही दरवाज़ा वापस से बंद हो जाता है। अंदर लगभग 20 लोग थे जो सभी काले कपड़ों में थे। सभी लोग बेंच पर बैठे हुए थे और मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बेंच के सामने 5 कुर्सियां थीं जिस पर 5 लोग बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरे काले कलर के हुडी से ढके हुए थे और उन 5 लोगों के हाथ में एक खास तरह की अंगूठी थी जिस पर ऑक्टोपस का निशान था। ये 5 लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर भी वही निशान था जो हर एक के गले में लटके हुए लॉकेट पर था। और जो बीच वाली कुर्सी थी वो बाकी 4 कुर्सियों के मुकाबले थोड़ी ऊंची थी और ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट सोसाइटी के ऑनर जो हैं वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जैसे ही विलियम अंदर जाता है, ठीक तभी चर्च में लगी घड़ी 6 बजने का इशारा करती है। विलियम घड़ी के इशारे बंद होने तक उन 5 लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही घड़ी की आवाज़ बंद होती है, उन 5 लोगों में से सबसे आखिरी की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी हॉल की खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, क्या बात है विली, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी में मीटिंग बुलानी पड़ी? तुम जानते हो ना कि यहाँ पर बैठा हर शख्स कितनी दूर से और अपना काम छोड़कर आया है। विलियम बोल पड़ता है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, पर हमारी पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम और टेक्निकल टीम को कुछ जानकारी पता चली है जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। तो जल्दी बताओ विलियम, समय बर्बाद मत करो। आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान फिर से बोल पड़ता है, हमारे पास पक्के सबूत हैं जिससे हमें पता चला है कि उन 9 अज्ञात लोगों में से एक आदमी जिसके पास मनोवैज्ञानिक युद्ध कला की किताब है वो भारत में हो सकता है। इतना कहकर विलियम अपनी सूटकेस से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे प्रोजेक्टर से जोड़कर एक वीडियो चलाना शुरू करता है। उस वीडियो में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो काफ़ी अच्छी तरह से किसी प्रोफेशनल वॉरियर की तरह अपने आसपास खड़े 4 से 5 लोगों को, जिनके हाथ में बंदूक थी, उन्हें सिर्फ अपने हाथों के बल पे ही मौत के घाट उतार रही थी। वो जिस तरीके से लड़ रही थी उसे देखकर लग रहा था कि मानो उस लड़की में कई सारे हाथियों का बल हो, क्योंकि कुछ लोगों की गर्दन तो वो ऐसे तोड़ रही थी मानो वो बस कोई कागज का खिलौना हो। वीडियो खत्म होते ही विलियम्स बोलने लगता है, ये वीडियो मुझे हमारे एक आदमी ने इंडिया से भेजा है। वीडियो में जो लड़की है वो सिर्फ 22 साल की कॉलेज जाने वाली सीधी सादी लड़की है जिसे कुछ दिन पहले अगवा कर लिया गया था, और जिन्हें वो लड़की मार रही है वो पेशेवर बदमाश हैं जिन्होंने कई लड़कियों को अगवा किया है। ये लोग लड़की के परिवार से फिरौती मांगते हैं और फिरौती ना मिलने पर उन्हें दूसरे देशों में भेज देते हैं। पुलिस इन लोगों को कई लड़कियों के सिलसिले में ढूंढ रही थी, पर ये लोग हमेशा बचने में कामयाब हो जाते हैं।